नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज के वीडियो में। कुछ व्यस्तताओं के चलते वीडियोस बना पाना थोड़ा-सा दिक्कत हो रही है। आज हम लोग चर्चा करेंगे देश की पॉलिटिक्स पे, और जो कल संसद में मोदी जी का एक स्पीच हुआ है, उसके संबंध में बात कर लेते हैं थोड़ी-सी। तो बहुत सारे लोग पिछले 2 कार्यकाल में ये लगातार बोलते आ रहे थे कि मोदी ने कुछ किया नहीं, सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं। विपक्ष के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, भ्रष्टाचार पे कुछ नहीं हुआ, कोई नेता जेल नहीं गए, ये सब ऐसे ही घूम रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। तमाम तरह की बातें होती रहीं, हम लोग भी लिखते रहे, बोलते रहे, सब कुछ। लेकिन अगर आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि मैं खुद मैनेजमेंट से हूँ, एमबीए से हूँ, एमबीए किया है मैंने। तो जब आप कोई एक कंपनी को, उसकी मैनेजमेंट अपने हाथ में लेते हैं, छोटी बड़ी जैसा भी है, तो अचानक रातों रात आप उसमें बदलाव नहीं करने लगते। आपने एक चलती हुई कंपनी ली है, वो भले प्रॉफिट में है, लॉस में है, अच्छी हालत में, बुरी हालत में, जैसे भी है, लेकिन एक गोइंग कंसर्न है, एक चालू कंपनी है, चल रही है। तो उसको आप लेते हैं तो पहले उसको समझते हैं कि ये कैसे चल रही, क्या हो रहा है। फिर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, उनका सॉल्यूशन क्या है, और इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, इसकी ताकत क्या है, किस चीज़ को हम बढ़ा सकते हैं, कैसे हम इसको, इसकी सेल्स या इसकी प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं, कैसे इसकी जो कमज़ोरियां हैं, ख़राबियां हैं, उसको दूर कर सकते हैं। और फिर आप देखते हैं कि यार, बिना ज़्यादा डिस्टरबेंस किए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करना शुरू करें। तो वो धीरे धीरे आप सॉल्व करते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं कि पुरानी कंपनीज़ थी, पुरानी मशीनें थी, बहुत सारे, क्योंकि मशीनें होती थी तो उनमें बहुत सारे वर्कर्स लगते थे पुरानी मशीन में। अब जो नई मशीनें लेटेस्ट आ गई हैं, जिस मशीन पे हो सकता है 10 से 20 वर्कर्स की ज़रूरत होती थी पहले, अब वो 2-3 लोगों से काम हो जाता है। लेकिन नई मशीन खरीदना है तो उसके लिए आपको प्रॉफिट्स चाहिए, पैसे चाहिए। फिर आप जब नई मशीन ले आएंगे तो ये पुराने वर्कर्स का क्या करेंगे जो एक्स्ट्रा बैठे हुए हैं, इनको बाहर करना है तो उसके लिए आपका क्या प्रोसेस होगा, तो उनको कुछ पैसा ले दे करके बाहर करना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर आपको प्रॉफिट्स चाहिए। फिर उसके बाद कौन से लोग इसमें वर्कर्स में ख़राब हैं या जो खुराफाती हैं, जो हड़ताल और दंगा और फसाद करने की कोशिश करते हैं, उनकी पहचान करना। तो इस टाइप के तमाम चीज़ें मैं आपको एक कंपनी के एग्जांपल से समझा रहा हूँ। तो जब 2014 में मोदी ने इस देश की कमान संभाली, तो कुल मिलाकर के देश की हालत भी कुछ एक ऐसी ही थी कि एक कंपनी है जो चल रही है, लेकिन उसकी आर्थिक हालत बहुत ख़राब है। तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तमाम तरह के ये जो मज़दूर वर्ग है, कह लो, वर्कर्स कह लो, उसको आप जनता मान लो भारत की, उसमें तमाम तरह की समस्याएं और असंतोष फैला हुआ है। किसी को ये नहीं मिल रहा, किसी को वो नहीं मिल रहा, इस चीज़ की समस्या, उस चीज़ की समस्या। लोग भी शिकायतें कर रहे थे, करप्शन, भ्रष्टाचार, 50 तरह की बीमारियां लगी हुई थी देश को। और सबसे जो बड़ी दिक्कत थी वो ये थी कि पिछले 70-75 सालों से, जब से ये देश आज़ाद हुआ, इस देश में फॉरेन इंटरफेरेंस कभी बंद नहीं हुआ। वो बंद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एज ए कंट्री हम कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग होकर के खड़े ही नहीं हुए। हमेशा हमको ऐसा होता था कि हर 5-7 साल के बाद किसी न किसी देश से या आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से अचानक इमरजेंसी आ जाती थी, पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। दूसरी प्रॉब्लम ये होती थी कि हम मिलिटरली इतने स्ट्रांग नहीं थे। हमारे लिए पाकिस्तान जैसा घटिया सा देश भी एक सिरदर्द और चुनौती बना हुआ था, हमको उससे भी डर के रहना पड़ता था। चीन तो हमारे लिए बहुत बड़ा हौवा बन चुका था, 65 की लड़ाई के बाद से तो बहुत ही बड़ा हौवा बना हुआ था चीन, कि आया है चीन के साथ क्या होगा। तो मिलिट्री फ्रंट पे आप बात करें तो देश के सामने एक चैलेंज था कि मिलिट्री उतनी स्ट्रांग नहीं थी, उसके पास इक्विपमेंट नहीं, वेपन नहीं, जो हैं वो पुराने हैं, सफिशिएंट नहीं हैं। और उस पे पाकिस्तान जैसा एक पड़ोसी देश और उसकी एक जो आइडियोलॉजी है वो ऐसी है कि उनकी
पाकिस्तान का कंट्रोल पूरा जो है वो पाकिस्तान की आर्मी के हाथ में रहता है, और पाकिस्तान की आर्मी को पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि वो लगातार भारत के साथ एक दुश्मनी वाला कार्ड खेलते रहें, ताकि पाकिस्तान की जनता जो है उसको ये खौफ दिखा सकें कि देखो अगर तुम लोग अपने मन की करोगे और आर्मी को पीछे हटाने की कोशिश करोगे तो भारत हम पे कब्जा कर लेगा और हमें खा जाएगा, और इस टाइप का। तो पाकिस्तान का तो भारत दुश्मनी उनका एक एग्जिस्टेंस का कोर फिलॉसफी, और आपके साथ उनको दुश्मनी निभानी निभानी है। जब मौका मिलेगा वो आपको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आपके यहाँ की जो लीडरशिप थी उसने आपकी आर्मी और मिलिट्री को हमेशा एक कमज़ोर स्थिति में बना के रखा, क्योंकि यहाँ के लीडर्स के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए भी ये चीज़ सूटेबल थी कि आर्मी वीक रहे, पाकिस्तान हावी रहे, भारत के लोगों के ऊपर भी एक हमेशा एक इस बात का खतरा बना रहे कि देखो देखो पाकिस्तान से कितना खतरा है हमको, आज यहाँ हमला कर दिया, आज ये आतंकी हमला हो गया, वो हो गया। तो वो एक डिस्टरबेंस बना रहे ताकि पब्लिक का भी ध्यान उन चीज़ों पे अटका रहे कि यार देखो पाकिस्तान से लड़ाई होने वाली है, पाकिस्तान से लड़ाई हो गई, पाकिस्तान ने हमारे सैनिक मार दिए, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर के भारत के अंदर बम विस्फोट कर दिए, आज मुंबई पे हमला कर दिया, आज यहाँ पे हमला कर दिया, कभी बनारस में बम फूट रहा है, कभी कहीं फूट रहा। पब्लिक आतंकवाद का एक हवा उनके दिमाग में चढ़ा हुआ। उसके बाद दूसरा उसी से जुड़ा हुआ एक हुआ था कि हर शहर में एक स्लीपर सेल मौजूद हो गई थी पाकिस्तान की। वो जब चाहे जहाँ चाहे दंगे और फसाद करवाते रहते थे। तो आम जो जनता है उसका दिमाग इन्हीं सब चीज़ों में उलझा रहता था, और ऊपर जो नेता हैं वो बैठ करके धड़ल्ले से करप्शन कर रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं। तो पाकिस्तान के अंदर का सिस्टम आज भी आप देख लें तो वहाँ पे भी यही हाल है कि वहाँ पे भी अंधाधुंध करप्शन है। वहाँ के नेता और वहाँ के आर्मी ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने इतने पैसे बना रखे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। वही हाल यहाँ पे था, भारत के अंदर था कि 70-75 साल में खास तौर से एक खानदान जो है वो आप कह लें कि बहुत पैसा बना करके बैठ गया था, और दूसरे जो नेता हैं उनके साथ जुड़े हुए बाद में उनका भी सिस्टम यही था। तो ऐसी हालत में एक देश को संभालता है नरेंद्र मोदी। अब आकर के उनको दिखाई देता है कि यार सब तरफ समस्या ही समस्या है, खजाना खाली है और अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। देश में पोटेंशियल बहुत देश की 60% के ऊपर आबादी युवा है, ये कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हर कदम पे इनके रोड़े हैं, अड़चन है। और फिर फॉरेन इंटरफेरेंस, मतलब विदेशों से ये हालत है कि हमारा जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसको तक आप समझ लीजिए कि विदेशी कंपनियों और इन सब ने खरीद डाला है। वो जो चाहते हैं वो नैरेटिव चलता है। हमारा जो तथाकथित स्वघोषित बुद्धिजीवी वर्ग है, जो जेएनयू से लेकर के और हर एक यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं प्रोफेसर बन के, टीचर्स बन के, ये सारे वामपंथी हैं। वामपंथियों ने चुन चुन के अपने आदमी बिठा रखे हैं। सरकार कुछ भी करती है ये लोग तुरंत हंगामा शुरू कर देते हैं, मीडिया इसको उठा करके हवा बना देती थी। तो सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत थी कि सरकार कोई भी कदम उठाएगी, ये लोग उसको बिल्कुल जनता के सामने बिल्कुल उसका एक उल्टा खाका खींच करके रख देते थे। तो इस टाइप के बहुत सारी चुनौतियों के साथ नरेंद्र मोदी 2014 में आते हैं, और फिर वो धीरे 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 करके एक करके इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना शुरू करते हैं। अब जो बात होती है कि विपक्ष के भ्रष्ट नेता हैं और ये हैं वो हैं, इन पे एक्शन क्यों नहीं लिया? तो भाई इसलिए क्योंकि अभी जो विपक्ष के नेता हैं, परसों जिसका आपने भाषण सुना, वो उस पूरी लॉबी को रिप्रेजेंट करता है, उनका नेता है। तो ये लोग इतने वेल कनेक्टेड थे इंटरनेशनल लॉबीज़ के साथ कि इनको ज़रा सी भी खरोंच आएगी तो देश से लेकर के पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हंगामा खड़ा करना शुरू कर देगा कि भारत में तो लोकतंत्र ख़त्म हो गया है, भारत में डेमोक्रेसी का अंत हो गया है, और बदले की कार्रवाई हो रही है, इस टाइप की बातें।
यही कुछ आप समझ लीजिए कि इमरजेंसी के बाद हुआ था। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार आई और उस सरकार ने आते ही जो गलती की वो ये गलती कर दी कि उन्होंने पूरा ध्यान लगा दिया इंदिरा गांधी को अरेस्ट करने में और इंदिरा गांधी के ऊपर मुकदमा चलाने में और ये सब करने में। रिजल्ट ये हुआ कि ये इंटरनेशनल मीडिया, हमारे देश का मीडिया, इन सब ने मिल करके इतना हंगामा खड़ा किया कि इंदिरा गांधी की वो फोटो हथकड़ी पहने हुए और इस टाइप का वो अखबारों में और फ्रंट पेज पे छाप छाप करके एक ऐसी इमेज बना दी गई कि इंदिरा गांधी की एक मतलब महिला, कमज़ोर और उसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उसके साथ बहुत गलत किया जा रहा है, एक इस टाइप का नैरेटिव बना दिया गया। और उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आपसी कलह में उलझ के या उलझा दिया गया उनको इन्हीं फॉरेन पावर्स और एजेंसीज़ के थ्रू, और उस खींचतान में वो सरकार गिर गई, चुनाव हुए, इंदिरा गांधी वापस सत्ता में आ गई। तो ये एक खतरा भी रहता है कि जब आप मजबूत ना हो अंदर से और तब आप इस टाइप का कोई कदम उठा लेते हैं तो वो बैकफायर करता है, वो दूसरों को मौका दे देता है आपके खिलाफ एक नैरेटिव बनाने का। तो नरेंद्र मोदी ये लेसन सीख के आए थे। तो फर्स्ट 5 इयर्स तो उन्होंने पूरा अंदर की साफ सफाई की, नोटबंदी से लेकर के सब कुछ किया, क्योंकि उनको समझ में आया कि यार ये जो काला धन, ब्लैक मनी, करप्शन, 2 नंबर का पैसा, फेक करेंसी, बहुत कुछ जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको अगर साफ करना है तो नोटबंदी करनी पड़ेगी। तो वो नोटबंदी लाए। उसके बाद उनको पूरा जो इकोनॉमी है उसको ठीक करने का तरीका दिखाई दिया कि करप्शन को कम करना है, सब कुछ करना है। तो उन्होंने जीएसटी लेके आए कि पूरा एक सिस्टम ड्रिवन सिंगल टैक्स सिस्टम जो है वो पूरे देश में लागू कर दो। तो ये जो हर शहर के अंदर ये सेल टैक्स वाले, वैट वाले बैठ करके अधिकारी जो हैं वो व्यापारियों की ऐसी तैसी करते रहते हैं और वसूली करते रहते हैं। करप्शन होता है इसमें अंधाधुंध, और सरकार को उतने पैसे नहीं आते थे। तो वो सिस्टम ख़त्म कर दिया, जीएसटी ले आए। जीएसटी ले आने के बाद से काफ़ी कुछ अपने आप सिस्टम रेगुलेट हो गया। व्यापारियों को भी शुरू में तकलीफ़ हुई कि बार बार रिटर्न फाइल करना है, सब कुछ है, लेकिन अब उनको भी समझ में आया है कि यार ठीक है, तो हर महीने एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है, उसके लिए 1000 रुपये सीए के फीस देनी पड़ती है महीने की, लेकिन फिर भी ये सिस्टम ठीक है। हमारे सिर पे कोई आकर के खड़ा नहीं होता है कि हम सेल टैक्स ऑफिस से आए हैं या वैट से आए हैं और तुम्हारी ये हिसाब है, वो हिसाब है, उल्टी सीधी रिकवरी निकली है, लाओ 20,000 दो, 25,000 दो। वो सारी सिरदर्दियाँ ख़त्म हो गई व्यापारियों की। तो नोटबंदी लाए, जीएसटी लाए, उससे पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम है देश का उसको पटरी पे लाया गया। धीरे धीरे इकोनॉमी चलने लगी। उसके बाद 2019 के चुनाव होते हैं, 19 में आए, 19 में कुछ और रिफॉर्म्स करने थे। इसी बीच में पैरेलल में आप देखेंगे तो डिफेंस को लेकर के बहुत काम हुआ। डिफेंस में अग्निवीर योजना भी लाई गई बीच में। प्रोक्योरमेंट और परचेज को लेकर के वो राफेल की डील अटकी हुई थी, सालों से अटकी हुई थी, उसको क्लियर किया गया क्योंकि एयरफोर्स की हालत ख़राब हो रही थी। उनके पास एयर फाइटर प्लेन्स नहीं थे लड़ने के लिए। MiG-21 जैसा प्लेन जो आए दिन क्रैश होता था उसको लेकर के काम करना पड़ रहा था एयरफोर्स को, क्योंकि प्लेनों की बहुत कमी थी। तेजस का मामला अटका हुआ था, तेजस का डेवलपमेंट रुका हुआ था। 25-30 साल से HAL तेजस लेकर के बैठी हुई थी, कभी उसको इंजन नहीं मिल रहा, कभी रडार नहीं मिल रहा है, कभी कुछ नहीं मिल रहा। और इंटरनेशनल लेवल पे अड़ंगे लगाए जाते थे, अड़ंगे जानबूझ के लगाए जाते थे कि भारत अगर अपना प्लेन बनाने लगेगा तो हमसे कौन खरीदेगा, भारत बड़ा देश है, तो इसलिए कि उनको अपना बनाने ही मत दो। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स थी। तो उस सब को पार करते हुए किसी तरीके से कि ठीक है, तेजस के लिए अमेरिका से इंजन्स की डील की कि भाई आप बना के दे दो इंजन। नानुकुर करते हुए अमेरिका को कुछ लालच दिया गया कि हम ठीक है तुमसे ये वेपन्स खरीदेंगे। तो वो M777 हॉवित्ज़र गन्स खरीदी, अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदे अमेरिका से। तो इस टाइप के कुछ हथियार खरीदे। तो बदले में उन्होंने कि हमको और हथियारों के ऑर्डर मिलेंगे, तो उन्होंने तेजस के इंजन्स की डील फाइनल की। तो तेजस थ्रू हुआ। राफेल का मामला अटका हुआ था, टेंडर और इन सब चीज़ों को लेकर के। सरकार ने फ्रांस की सरकार से सीधे बात की
टेंडर वेंडर छोड़ दीजिए, सरकार से सरकार की सीधे डील होगी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील। आप अपनी कंपनी जो भी है वो डसॉल्ट एविएशन, आप उसकी तरफ से बात करके आइए और हम अपना रेट्स आपको देते हैं कि हमको इस रेट और इस प्राइस के अंदर हमको एक ये फाइटर प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया कराया जाए। फ्रांस की गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई बीच के सारे बिचौलिए ख़त्म किए इन्होंने और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक डील की। अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो गई है तो एक सरकार दूसरी सरकार को कमीशन और घूस तो देगी नहीं, तो ट्रांसपेरेंटली और थ्रू वो हो गई डील। हालांकि उसमें भी नाटक करने की विपक्ष ने बहुत कोशिश की कि राफेल ना खरीदे जाएं, क्योंकि राफेल के आ जाने से बहुत ज़्यादा ताकत बढ़ गई है। अब उसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ। हाल में तिब्बत वाला जो एरिया है लद्दाख के ऊपर, उस एरिया में चाइना ने अपने J-20 बड़े एडवांस फाइटर जेट्स हैं, उसकी एक स्क्वाड्रन, कुछ 16 या ऐसे 18 जहाज़ों की एक स्क्वाड्रन तैनात कर दी लाके। अब पिछले 3-4 साल से चाइना के साथ कुछ इस हिसाब का बातचीत चल रही है कि वो जो करते हैं हम मिरर डिप्लॉयमेंट करते हैं। उन्होंने अगर 10,000 सैनिक ला के खड़े किए किसी एक सेक्शन में, हम भी 10,000 सैनिक ला करके उतने ही एरिया में खड़ा कर देंगे। उन्होंने 50 टैंक ला के खड़े किए, हम भी यहाँ से 40-50 टैंक ला करके खड़े कर देंगे। उन्होंने कोई वेपन सिस्टम अपना वहाँ पे ला करके खड़ा किया, उससे मैचिंग या उसकी टक्कर का वेपन सिस्टम हम भी यहाँ से ला के खड़ा करेंगे। तो इंडिया कंटिन्यूसली उनके साथ एक मिरर डिप्लॉयमेंट कर रहा है। वो J-20 लेकर के आए एक स्क्वाड्रन 16 से 20, और वो बोलते हैं कि हमारा सबसे एडवांस और सबसे ख़तरनाक प्लेन है, स्टेल्थ है, 5th जनरेशन है, XYZ जो भी है। तो वो लेकर के आए। इंडिया ने अपनी तरफ से राफेल्स तैनात किए वहाँ उसी एरिया में, उसको काउंटर करने के लिए इंडियन लोकेशन पे राफेल्स तैनात किए। इंडिया ने 4 राफेल तैनात किए और चाइनीज़ सर खुजाते रहे काफ़ी देर, और बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि ये इतना पोटेंट और इतना पावरफुल प्लेन है कि ये 4 राफेल्स जो हैं ये उनकी पूरी स्क्वाड्रन से अकेले लड़ने के लिए काफ़ी हैं। और दाद देनी पड़ेगी हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स की, जो पायलट्स हैं उनकी, कि उन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर राफेल के ऊपर इतनी पकड़ बना ली है उस प्लेटफॉर्म पे। हालांकि डसॉल्ट का, फ्रेंच फाइटर जेट्स का हमारी एयरफोर्स में मिराज पहले से हैं, तो उनके इक्विपमेंट के साथ हमारा परिचय है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नया प्लेटफॉर्म था। लेकिन फिर भी मिराज से राफेल जो है वो एक जनरेशन आगे का प्लेन है, 1 या 1.5 जनरेशन आगे का प्लेन है, बहुत एडवांस प्लेन है उसके कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी ये है कि हमारे पायलट्स को अडॉप्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। तो 4 राफेल भारत ने तैनात किए उनके 16 J-20 के जवाब में, मिरर डिप्लॉयमेंट में। तो इससे आप समझिए कि कितना पोटेंट है। तो राफेल बहुत ज़रूरी था भारत के लिए, किसी तरीके से वो डील थ्रू की मोदी ने। उसी के, जैसे मैंने बताया, M777 तोपें, हम लोगों का बोफोर्स कांड होने के बाद से कोई भी डिफेंस मिनिस्टर जो है वो तोप की परचेज करता ही नहीं था, और बोफोर्स को आए हुए 40 साल हो गए थे, तो तोपों की बड़ी शॉर्टेज हो रही थी। इंडिया में थोड़ी बहुत बना बनू के अपना चला रहे थे किसी तरीके से काम, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए हमको तोपें चाहिए थी, वो नहीं थी। अब M777 जो है वो 155 mm की बोफोर्स के कैलिबर की ही गन है, उसी के साइज़ का गोला दागती है, उतना ही डिस्टेंस पे फायर करती, सब कुछ है। लेकिन ये बहुत हल्की गन है। इसका मतलब फ्रेम वेम जो है वो टाइटेनियम वगैरह का बनाया हुआ है अमेरिकन्स ने। तो गन बहुत हल्की है, बहुत कॉम्पैक्ट सी गन है, और इसको हेलीकॉप्टर से उठा करके पहाड़ के ऊपर भी लगाया जा सकता है कहीं भी। तो चाइना बॉर्डर को लेकर के हम लोगों को जो टेंशन थी लेह लद्दाख के एरिया में, क्योंकि वो पूरा पहाड़ी एरिया है, तो भारत ने M777 अमेरिका से ख़रीदी। वो उन्होंने ले जा करके चाइना बॉर्डर के पहाड़ों पे इधर उधर और फॉरवर्ड बेस पे रखना शुरू की गन्स, कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारे पास, क्योंकि वहाँ पे कई जगहों पे हाइट्स हैं, पहाड़ों पे हम बैठे हैं, नीचे चाइनीज़ हैं, तो वहाँ पे पहाड़ों के ऊपर गन्स खड़ी कर दी ला करके, हेवी गन्स।
ये सब मोदी ने करना शुरू किया, क्योंकि क्या होता है, जब आपकी इकोनॉमी मजबूत होती है, आपकी मिलिट्री मजबूत होती है, तो आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक हैसियत मजबूत होती है। तब आपकी बातों का वजन होता है, और आपकी कंट्री के अंदर इंटरफेयर करने की जो विदेशी एजेंसियों की, संस्थाओं की, सरकारों की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो बहुत कम हो जाती है। तो ये एक कारण था कि इस कैपेसिटी को बनाने के लिए कि यार हम इतने ताकतवर हो जाएं कि उसके बाद हम अपनी कंट्री के अंदर किसके साथ क्या कर रहे हैं, इस पे रोक टोक और बोलने वाला कोई हो ना। तो कंटिन्यूसली मोदी ने पिछले 10 साल अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की, देश को पूरा जो पटरी से उतरा हुआ खंडहर टूटा फूटा पड़ा हुआ था, उसको आप समझ लीजिए, उस रेलगाड़ी को लंबी चौड़ी भारत देश नाम की, उसको पटरी पे लाए, पटरी पे ला के उसको सही किया, नया इंजन, नए डिब्बे, सब कुछ करके उसको चकाचक करके दौड़ाना शुरू किया। आज आप दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हैं, दुनिया की कम से कम चौथी, या प्रैक्टिकली बोला जाए तो तीसरी सबसे पावरफुल मिलिट्री है। तो क्योंकि अब दबी ज़ुबान में सब लोग ये मानने लगे हैं कि अमेरिका और रशिया की मिलिट्री के बाद इंडिया की मिलिट्री सबसे पावरफुल है। चाइना का उसमें नंबर वो लोग नहीं लगाते हैं, जो एक्चुअल एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि गिनतियों में अगर आप बात करेंगे तो डेफिनेटली उनके पास नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स वगैरह ज़्यादा है चाइना के पास। लेकिन अगर उन इक्विपमेंट्स की रिलायबिलिटी और जो मैन पावर है, उसकी काबिलियत उस इक्विपमेंट को यूज़ करने की, अगर इन दो चीज़ों को आप कंपेयर करें कि मान लीजिए उनके पास हमसे 10 गुना ज़्यादा तोपें हैं, लेकिन उनके जो सैनिक हैं उनकी तोप चलाने की काबिलियत ही नहीं है उतनी अच्छी, तो वो 10 गुना तोप लेके भी हमसे लड़ नहीं पाएंगे। और हमारे जो सैनिक हैं वो अगर परफेक्ट हैं अपनी तोपों के साथ, तो वो उनकी एक एक हमारी गन जो है उनकी 10-10, 15-15 गन्स को डैमेज करेगी, ख़राब कर देगी, ख़त्म कर देगी। तो ये कैलकुलेशन जब एक्सपर्ट्स करते हैं, जो जनरल्स और दूसरे वो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी को नज़दीक से देखा है, जिनके साथ वॉर एक्सरसाइजेज वगैरह की हैं, तो उनका ये मानना है कि अमेरिका और रशिया के बाद तीसरी सबसे पावरफुल आर्मी दुनिया में अगर कोई है तो वो इंडिया की है। इसमें नेवी की कैपेसिटी बहुत बढ़ाई है, बहुत शिप्स और सबमरीन्स वगैरह हुआ है। आप सिर्फ गूगल पे बैठ कर के देखिएगा कि पिछले 10 सालों में डिफेंस एक्विजिशन जो हुआ है, डिफेंस में आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए कितना हथियार खरीदा गया है। आपकी आंखें फटी रह जाएंगी कि यार इतना पैसा खर्च कर दिया देश ने और हमें पता भी नहीं चला कहाँ से आया इतना पैसा। आपको खुद ताज्जुब होगा कि बड़े बड़े हथियारों की डील्स, S-400 आ गया आपके पास, जैसा मैंने बोला वो M777 गन्स आ गई आपके पास, और दुनिया भर की चीज़ें आ गई। आपने इसराइल से रडार्स खरीद लिए, ड्रोन्स खरीदे, पता नहीं क्या क्या खरीदा है इंडिया ने। अमेरिका से ड्रोन की डील हो गई, तो बहुत कुछ हुआ है। हर प्लेटफॉर्म जो लेटेस्ट है, जो दुनिया में सारी एडवांस ये टॉप की 3-4 आर्मीज़ यूज़ करती हैं, वो हर इक्विपमेंट आज इंडियन आर्मी के और इंडियन एयरफोर्स और नेवी के पास अवेलेबल है। आपके यहाँ एक डिमांड थी कि एक थिएटर कमांड बनाया जाए आर्मी का। अब थिएटर कमांड में ये होता है कि एक जगह अगर वॉर लड़ा जा रहा है तो एक कमांडर उसको कमांड कर रहा है, और उस कमांडर के अंडर में ही एयरफोर्स काम करेगी, नेवी काम करेगी और आर्मी काम करेगी। तो दैट इज़ कॉल्ड अ थिएटर कमांड। पहले होता ऐसा था कि आर्मी का जो कमांडर है वो अपनी आर्मी के साथ लड़ रहा है, उसको अगर एयरफोर्स का सपोर्ट चाहिए है तो वो एयरफोर्स के कमांडर से बात करेगा, फिर एयरफोर्स का कमांडर अपने हिसाब से उसको प्लान करेगा। तो इसमें दिक्कतें होती थी। अब आज की स्थिति ये है कि एक ही कमांडर है, वो अपने सामने ही सारे ऑफिसर्स को बिठाएगा, आर्मी का भी और एयरफोर्स का भी और नेवी का भी। सारे बैठे हुए हैं, सब मिलके काम करते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के साथ इंटर ऑपरेबिलिटी में काम करते हैं। तो आर्मी अगर कोई एक मूव प्लान करती है तो एयरफोर्स का उसमें क्या रोल हो सकता है, वो एयरफोर्स वाले बताएंगे कि ठीक है, हम आपको यहाँ से ऐसे कवर कर देंगे, हम आपको यहाँ ऐसे सपोर्ट कर देंगे, हम इतने आगे तक आपका रास्ता क्लियर कर देंगे, आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये चीज़ें होती हैं। तो थिएटर कमांड एक बहुत पावरफुल चीज़ होती है।
कांग्रेस उसको कभी लाने नहीं देना चाहती थी। वो इसलिए नहीं लाने देना चाहती थी क्योंकि जो थिएटर कमांडर्स होते हैं, वो अगर मान लीजिए 5, 6, 7 कंट्री में बैठे हुए हैं थिएटर कमांडर्स, और हर थिएटर कमांडर की कमांड में एयरफोर्स भी है, आर्मी भी है, जहाँ समुद्री एरिया है वहाँ नेवी भी है। तो वो थिएटर कमांडर एक तरीके से एक पूरी आर्मी का मालिक है, तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है। कांग्रेस को हमेशा ये डर लगता था कि ये बगावत ना हो जाए हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान में होती है, और इनकी हरकतें ऐसी रही हैं कि इनको ये डर हमेशा लगता था। एक ऑनेस्ट और ईमानदार लीडर जो होगा उसे ये डर नहीं लगेगा अपनी आर्मी से। तो मोदी को ये चीज़ बताई गई, ये चीज़ उनको समझ में आई और मोदी ने थिएटर कमांड अप्रूव कर दी। तो जो जनरल विपिन रावत थे हमारे, वो पहले सीडीएस बने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होता है वो पूरी इंडिया की तीनों यूनिट्स का हेड होता है, वो तीनों जनरल्स के ऊपर जनरल होता है। तो वो एक बहुत पावरफुल पोस्ट हो जाती है कि पहले आपके पास 3 जनरल्स थे, अब उनका भी एक बॉस आ गया जिसके नीचे ये तीनों हैं। तो मोदी ने ये भी किया। तो मेरा ये कहना है कि पिछले 10 साल जो गुजरे, इसमें कोविड आ गया, 2019 में सरकार चुन के आई, उसके बाद 2019 से लेकर के आप समझ लीजिए 19 से 20, 20 से 21 ये पूरा कोविड में चला गया। फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की ठप्प हो गई थी 2 सालों के लिए। तो फिर उस अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पे लाना। तो 10 साल जो हैं वो नरेंद्र मोदी के इन तैयारियों में निकले। अब जो 24 का टाइम है, ये एक्शन का टाइम है, क्योंकि अब जो है वो तैयारियां मोदी ने मुकम्मल कर ली और सारी चीज़ें फाइनल कर ली। इन्होंने टेस्ट भी कर लिया, अपनी क्षमता और कैपेसिटी को टेस्ट भी कर लिया। कनाडा चिल्लाता रह गया हमारे यहाँ निज्जर को मार दिया, निज्जर को मार दिया, इंडियन एजेंसीज़ ने मार दिया। इंडिया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, चुप बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर पाए। कैनेडियन चिल्लाते रह गए। अमेरिका आज भी रो रहा है कि हमारे यहाँ वो पन्नू बैठा है, उसको मारने की बात कर रहे हैं, इंडिया वाले प्लान कर रहे हैं, मार देंगे, हाय हाय क्या करें। अब पासा पलट गया है, वो हमारे यहाँ इंटरफेयर करने की पोजीशन में बहुत ज़्यादा है नहीं। जब भी उन्होंने इंटरफेरेंस किया है, कुछ बयानबाजी दी है, कुछ दिया है, इंडिया ने तुरंत उनके एम्बेसडर्स को बुला करके और एक बड़ा स्ट्रिक्ट एटीट्यूड दिखाया है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने की। जैसे केजरीवाल के अरेस्ट पर शायद जर्मनी या कहाँ से एक स्टेटमेंट आ गया था जर्मन गवर्नमेंट का, उनके एम्बेसडर को बुला करके यहाँ पे डोज दे दी गई। तो अलग अलग मौक़ों पे इंडिया ने ये सब करके देख भी लिया कि हाँ यार, अब इन लोगों की हरकतें और इनके फॉरेन प्रेशर्स जो हैं उसको हम हैंडल कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। सबसे बड़ा टेस्टिंग और ट्रायल जो था वो केजरीवाल था। जो केजरीवाल जो है वो सबसे लेटेस्ट मॉडल था, ये फॉरेन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वगैरह हैं उनका पपेट। 25 साल इन लोगों ने केजरीवाल के ऊपर पैसा लगाया, उसकी एनजीओ बनवाई, उसको फंडिंग करते रहे, उसको मैग्सेसे अवार्ड और ये और वो दे करके एक उसका इमेज क्रिएट की। उसके ऊपर मीडिया के थ्रू बहुत तगड़ा पैसा लगा करके उसको एक नेशनल नेता बनाने की कोशिश की केजरीवाल को, और इसमें पूरा वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का हाथ था। आपने उठा के केजरीवाल को अंदर डाल दिया और केजरीवाल अंदर चले गए। आज तक कोई ऐसा बड़ा नैरेटिव इंडिया के खिलाफ बना ही नहीं पाया कोई वेस्टर्न कंट्री कि केजरीवाल को अंदर क्यों किया। 1-2 बार इन लोगों ने केजरीवाल के नाम से हाय हाय करने की कोशिश की, कुछ बयानबाजी की, इंडिया ने उनके एम्बेसडर्स को बुला करके डोज दे दी। सब शांत हो गए कि नहीं, इंडिया के साथ संबंध खराब हो जाएंगे अगर हम इस पे बोलेंगे। तो ये सब जो हुआ है, ये कैपेसिटी टेस्ट की, कैपेसिटी बिल्ड करने के बाद उसे टेस्ट किया कि अब क्या हम ये अंदर के जो सांप पले हुए हैं इनका फन कुचल सकते हैं। तो 2024 में जब मोदी आए थे तो आपको याद होगा कि 24 के चुनावों के दौरान ही मोदी बोल रहे थे कि इस बार कार्यकाल में बड़े बड़े काम होंगे।
तो वो बड़े-बड़े काम से उनका मतलब यही था कि अब जो हमने बोला था कि करप्शन और ये भ्रष्ट नेता और देशद्रोही गद्दार इनको सबको साफ करेंगे, तो उसकी तैयारी हमने कर ली है। अब हमारा देश अगर ये सब करेगा, तो हमारे हाथ रोकने के लिए किसी के हाथों में इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि अब हमने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली है। और अब से लेकर के नवंबर तक तो क्या है कि जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, इन सारी कंट्रीज़ में इलेक्शंस हैं। तो इनके पास तो वैसे ही फुर्सत नहीं है, इनकी सरकारों का अता-पता नहीं है कि रहेंगी कि जाएँगी, तो वो तो वैसे भी इधर देखने वाले नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो 6 महीने नवंबर तक है, इसमें बड़े-बड़े कारनामे होने वाले हैं। और जो बहुत हंगामा करते फिर रहे हैं, ये सारे लोगों के साथ काफ़ी कुछ होने वाला है। तो जो कल मोदी जी का भाषण है, उसमें जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथों सीधे-सीधे लिया है, उन्होंने स्पष्ट स्पीकर को भी बोला कि इनकी हरकतों को बालक बुद्धि समझ के छोड़ना सही नहीं होगा। मतलब साफ है कि लोकसभा स्पीकर को भी बोला गया है कि इनको कोई मुरव्वत देने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिलैक्सेशन देने की ज़रूरत नहीं है। इनके खिलाफ जितनी शिकायतें हैं, जिसमें इनकी नागरिकता का मामला भी है, वो भी हिंट हो गई है स्पीकर को कि उसको भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि उस पे इनको नोटिस इशू हुआ है और आज तक इन्होंने उस पे जवाब नहीं दिया है, राहुल गांधी ने। तो अब उस पर सवाल जवाब इनसे शुरू होगा। ऐसे ही उन्होंने बाकी एजेंसियों को भी इशारा किया है कि इनको कोई ढील देने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी पे करीब 24 मुकदमे चल रहे हैं, तरह-तरह के मानहानि के और इसके उसके। उनमें भी अब एजेंसियों को बोला होगा तेज़ी लाइए। और ईडी वगैरह के जो मामले इनके ऊपर हैं, ये नेशनल हेराल्ड आदि में ज़मानत पे चल रहे हैं, उसका कहानी आगे बढ़ेगी। इसके अलावा इन्होंने जो राजीव गांधी फाउंडेशन वगैरह इनकी पारिवारिक संस्था है, तो जब इनकी यूपीए सरकार थी, उस दौरान में इन्होंने जाकिर नायक से लेकर के और चाइना की सरकार से लेकर के हर किसी से बहुत सारा चंदा जमा किया था अपनी राजीव गांधी फाउंडेशन में। कोई भी किसी को भी कोई भी काम है, डायरेक्ट वो 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का चेक काट करके राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पे जा करके इनको पकड़ा देता था और अपना काम करा लेता था। तो उसका काफ़ी एविडेंसेस निकल आए हैं। तो उनमें से कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी बॉडीज़ हैं, संस्थाएं हैं जिनसे इन्होंने पैसा लिया है, जो कि भारत की दुश्मन मानी जाती हैं। तो इनके ऊपर देशद्रोह जैसे गंभीर अपराध दर्ज किए जा सकते हैं। तो अभी बहुत कुछ है जो होना बाकी है। और अब भारत उस पोजीशन में है कि जहाँ पे भारत अगर कुछ करता है, तो भारत की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, भारत के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, कोई सैंक्शन नहीं लगा सकता, भारत को किसी तरीके की कोई धमकी नहीं दे सकता। हमारे किसी दुश्मन को कोई मिलिट्री एड देने की पोजीशन में नहीं है। मतलब आज पहले ये होता था कि इंडिया पे दबाव डालना है तो अमेरिका पाकिस्तान को सैन्य मदद देना शुरू कर देता था, और सैन्य मदद मिलती थी, पाकिस्तान उसके कुछ दिनों के बाद भारत पे हमला कर देता था। तो वो इस तरीके से भारत को ब्लैकमेल करते थे कि आप हमारी बात मानिए, नहीं मानेंगे ठीक है हम पाकिस्तान जा रहे हैं। उनको हम हथियारों की एक खेप पकड़ा देंगे। और सबको पता है पाकिस्तान आर्मी के पास जैसे ही हथियार या कैपेसिटी आती है, उसको सबसे पहले भारत दिखाई देता है। आज स्थिति ये है कि अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ती है पाकिस्तान को कुछ करने की। वो मदद करने या वो जाते हैं तो उनको डर लगता है कि भारत नाराज़ हो जाएगा। और अमेरिका चाहता है चीन को कंट्रोल करना, उसको पता है कि चीन को अगर कंट्रोल करना है तो भारत हमारे साथ रहे वो ज़्यादा अच्छा है। भारत अगर न्यूट्रल भी हो गया तो हम चीन से लड़ नहीं पाएंगे। तो इस टाइप की परिस्थिति बनी हुई है। तो भारत ने अपनी पोजीशन को इतना मजबूत और स्ट्रांग बना लिया है, जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से इतने हम सेंटर में आ चुके हैं हर चीज़ के, कि अब हमको दबाव डालना, हमारे किसी भी इंटरनल इशू के ऊपर किसी को कुछ बोलना, इंटरफेयर करना अब संभव नहीं है। कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट जो हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन ऑलरेडी चालू हो गया है।
कल परसों खबर आई मेधा पाटकर को सज़ा हो गई है 4 महीने या 5 महीने की, 10 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है। एक वामपंथी एडिटर है साकेत गोखले, वो उल्टा सीधा लिखता था, उसको 50 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है। वो सुजैन अरुंधति रॉय, उसके ऊपर क्लियरेंस दे दिया गया है, वो यूएपीए में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके राष्ट्र विरोधी हरकतों का, वो जेल जाएगी। कम्युनिस्ट पार्टी केरल जो है, उसके कार्यालय और संपत्तियां वगैरह करोड़ों की वो जब्त कर ली ईडी ने, वो भी कुछ उल्टी सीधी हरकतों में लिप्त पाए गए, कुछ घपले घोटाले में। तो सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है, और नरेंद्र मोदी ने अगर ये कुछ बोला है तो नरेंद्र मोदी की एक खासियत है जिसको कि आप भी समझ रहे होंगे, जो हम लोग भी बोलते थे 10 साल से, कि ये किसी चीज़ पे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं कैसी है हिंदुओं के साथ ये हो रहा वो हो रहा है, और ये कुछ बोलते नहीं। तो नरेंद्र मोदी की खासियत ये है कि अब जैसे कल इन्होंने काफ़ी कुछ बोला, काफ़ी कुछ राहुल गांधी के बारे में भी बोला, तो ये गारंटी मान के चलिए कि राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई के लिए 70-80% तैयारियां पूरी हो चुकी। जब हो जाती हैं तो मोदी उसके बाद बोलते हैं, और बोलने के इमीडिएटली बाद आपको एक्शन दिखाई दे जाता है। तो इस बार भी वैसा ही कुछ होगा कि एक्शन दिखाई देगा, और इस बार पूरी स्थिति बन चुकी है, पूरा ग्राउंड तैयार है। इस समय हमको इनके ऊपर एक्शन करने से कोई रोक नहीं सकता, और इनको अब कोई बचा नहीं सकता। पहले इनके साथ ये समस्या भी हो जाती थी कि अगर ज़्यादा एक्शन की बात करो, ये लोग भाग के इंग्लैंड में बैठ जाते थे, और फिर वहाँ से वापस लाना मुश्किल होता था। तो अब ये इंग्लैंड और अमेरिका जो है, इनकी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये भारत के भगोड़ों को अपने यहाँ शरण दे करके बिठा के रख सकें, और उसके बाद भारत के साथ संबंध भी नॉर्मल बने रहें। उनको ये तुरंत समझ में आएगा कि अगर भारत को नाराज़ किया तो उनसे संबंध खराब हो जाएंगे, संबंध खराब हो गए तो भारत की जो सबसे तेज और आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी है, उसमें हमारी एंट्री रुक जाएगी, उससे हमारी इकोनॉमी को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इनकी इकोनॉमीज इस समय डूब रही हैं। तो ये एक ऐसा सिनेरियो है कि जहां ये सब डूब रहे हैं और हम ऊपर उठ रहे हैं, तो ये हमारे लिए गोल्डन टाइम है। और ऐसे में हमारे ऊपर उठने में, हमारे पैरों में जो बेड़ियां हैं, वो ये राहुल गांधी टाइप के लोग हैं, जो विदेशी इशारों पे देश के खिलाफ काम करते हैं, कभी जातिवाद के नाम पे, कभी इसके नाम पे दंगा फसाद कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, या ये कोशिश करते हैं कि विदेशों में ये मैसेज जाए कि भारत के अंदर आंतरिक रूप से एक अशांति का माहौल है, ताकि डर के लोग, इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट ना करें। तो ये एक पूरा खेल चलता रहता है। वो चाहते हैं कि भारत को ब्लैकमेल किया जाए कि अच्छा तुमको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो ग्रोथ चाहिए, तो हमारी ये बात मानो। तो इसलिए वो एक ऐसा माहौल बना के रखना चाहते हैं भारत के अंदर, और राहुल गांधी वो टूल है, केजरीवाल वो टूल था जो एक राजनीतिक मुखौटा पहन करके अराजकता का खेल खेलने के लिए पाले गए थे। तो केजरीवाल तो निपट गए हैं, अब इनकी बारी है। तो कल जो नरेंद्र मोदी जी ने बोला है, तो आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं, 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर एक्शन होने शुरू हो जाएंगे, और वो आपको दिखाई देने लगेंगे। वैसे आपको मैं बता दूं कि करीब करीब विपक्ष के 95 नेता जो हैं वो ईडी की रडार पे हैं, जिनके ऊपर क्लियर कट डिफाइंड ईडी के हाथ में केसेस हैं, 95 लीडर्स की। तो और सारे इसमें टॉप के जितने आप ले लीजिए, हर पॉलिटिकल पार्टी की टॉप की पूरी फैमिली इस 95 की लिस्ट में है। तो अब जो होना है, बड़ा होना है, लगातार होना है, और बहुत रोना धोना सुनाई देने वाला है। और अब ये चीज़ रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अब हमारे हाथ पकड़ने की ताकत दुनिया की किसी देश में नहीं है, और इसके लिए 10 साल लगा था। हम लोगों को भी कई बार खीज होती थी, फ्रस्ट्रेशन होता था, हम भी लिखते थे कि यार ये क्या है, कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा है वैसा है। कई बार लिखना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि
दुनिया को दिखाना होता है कि यार हमारी जनता का हमारे ऊपर दबाव है। तो कहीं ऐसा भी होता है कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो सरकार के लिए एक्चुअली हमारा विरोध जो है वो सरकार के लिए एक्चुअली काम की चीज़ है। कई बार वो एक्शंस जस्टिफाई करने के लिए उनको काम आता है कि भाई मेरे ऊपर बहुत दबाव है, देखो जनता कितनी नाराज़ है, मैं इस मामले को इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये वाला भी एक सीन बनता है। तो वो सब 10 साल चला है और अब जो है 24 के बाद अब वो होगा जिसकी कल्पना हम लोग सब करते आ रहे हैं और जिसकी कल्पना से ये लोग कांपते हैं और डरते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।